स्वागत है आप सभी का बीपीएससी के हमारे अपने मंच पे। आज हम लोग मगध का उदय टॉपिक कवर करेंगे, जो बीपीएससी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बिहार के संदर्भ में, इतिहास के संदर्भ में इससे क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्राचीन बिहार के संदर्भ में देखें तो सबसे प्राचीन वंश का अगर हमें जानकारी मिलती है तो वो है बृहद्रथ वंश। और जिसे इसमें जानकारी मिलती है कि मगध में सबसे प्राचीन राजा चेदीराज वसु का हमें वर्णन मिलता है। उसके बाद महाभारत और पुराणों में ये चर्चा है कि सबसे प्रतापी राजा बृहद्रथ था। सबसे प्रतापी राजा कौन था? बृहद्रथ। और उसका पुत्र था जरासंध। और जरासंध वध का वर्णन हमें महाभारत में और भागवत पुराण में भी मिलता है। इसके बाद इसमें कहा गया है कि जो जरासंध था वो बृहद्रथ वंश का 9वां राजा था। और ये जरासंध वध के बाद जब जरासंध की मृत्यु हो जाती है तब मगध प्रभावहीन हो जाता है। उसके बाद मगध में जरासंध के बाद उसका चूँकि बृहद्रथ वंश का जो प्रभाव था वो ख़त्म ही हो जाता है। उसके बाद एक अन्य व्यक्ति की चर्चा आती है, सहदेव नाम की व्यक्ति का। और सहदेव और 727 बीसी तक में कुल 32 शासक शासन करते हैं इस क्षेत्र पे, मगध वाले क्षेत्र पे। और अंतिम शासक इस बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक रिपुंजय होता है। कौन? रिपुंजय होता है, जिसकी हत्या उसके मंत्री पोलिक ने कर दी थी और अपने नाबालिग पुत्र को राजगद्दी पे बिठा दिया था। लेकिन भटिय नाम के एक व्यक्ति को, जो एक सामंत थे, उन्हें यह बात पसंद नहीं आई और इस नाबालिग पुत्र की, जिसे पुलिक ने राजगद्दी पे बैठाया था, उसकी हत्या कर देती हैं और स्वयं को मगध का राजा घोषित कर देता है। कौन? भट्टिय। और इसी भट्टिय के पुत्र होते हैं बिंबिसार, जो आगे जाके हर्यक वंश की स्थापना करते हैं। तो ये था मगध का उदय, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार किन राजाओं ने मगध क्षेत्र पे शासन किया। इसमें बृहद्रथ एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जरासंध और बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक रिपुंजय इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब देखते हैं कि मगध वर्ड जो है वो कहाँ कहाँ हमें प्राप्त होता है। तो ये इसकी चर्चा है अथर्ववेद में भी, दीपवंश और महावंश जो बौद्ध धर्म ग्रंथ है, इसमें भी मगध नाम के क्षेत्र का उल्लेख है। और उसके अलावा पुराण में भी हमें मगध का उल्लेख मिलता है। वही देखते हैं, भट्टिय के पुत्र बिंबिसार वे मगध के क्षेत्र के पास हर्यक वंश की स्थापना करते हैं। तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? बिंबिसार। और इसने गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाया। राजगीर के पास है गिरिव्रज, और उसे अपनी राजधानी बनाया। और बौद्ध ग्रंथ के अनुसार यह 80,000 गांवों का अधिपति था। मतलब इसका क्षेत्र काफ़ी बड़ा था और उसमें वो करीब 80,000 गांवों का एक कहें तो वो नेतृत्व करता था। और इन गांवों को संयुक्त रूप से आपण कहते थे। अगर क्वेश्चन में पूछे कि आपण क्या होता है, तो ये क्या होता है? गांवों को आपण कहते थे। और बिंबिसार ने अपना जो क्षेत्र विस्तार कहते हैं या फिर साम्राज्य विस्तार, वो वैवाहिक संबंध से बढ़ाया। और इसने 3 शादियाँ की, जिसमें एक शादियाँ इसकी कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकोशला होती है, और दूसरा वज्जी राजा चेटक की पुत्री चलन्ना वैदेही, और तीसरा मद्रकुल यानी मध्य पंजाब वाले क्षेत्र को मद्र कहा जाता था, तो वहाँ की राजकुमारी 6 माह से शादी करते हैं। तो ये तीनों इम्पॉर्टेंट है। कौन कौन सा? महाकोशला, चलन्ना वैदेही और 6 माह। कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकोशला की जब शादी बिंबिसार से हुई तो प्रसेनजित ने इसे एक श्रृंगार के रूप में कहा जा सकता था। और अगर हम लोग आम भाषा में समझे तो एक दहेज के रूप में कह सकते हैं कि काशी उसे प्रदान की गई। काशी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्षेत्र था और राजस्व वहाँ से काफ़ी कलेक्ट होता था। तो करीब 1 लाख वहाँ से
राजस्व कलेक्ट होता था, जो भी वहाँ की उस समय की मुद्रा थी। ठीक है। और इसी महाकोशला की बेटे जन्म लेते हैं जिनका नाम कुनिक होता है, कुनिक, और बाद में जिसे अजातशत्रु के नाम से जाना जाता है। वहीं देखते हैं वज्जी के राजा चेटक की पुत्री चलन्ना वैदेही से इन्होंने विवाह किया, तो उनसे इनका पुत्र हल और बेहल होते हैं, और ये महावीर से संबंधित थे। ये चलन्ना जो थी ये महावीर की ममेरी बहन हुई, क्योंकि चेटक की बहन का शादी महावीर के पिता सिद्धार्थ से हुई थी। और प्रारंभ में ये बिंबिसार जैन धर्मावलंबी थे, हालांकि बाद में जाके वे बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेते हैं। इनसे अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। भारत का पहला शासक था जिसने अस्थायी सेना रखी थी। ऐसे तो युद्ध में लोग सेनाएं रखते थे, लेकिन वो अस्थायी तौर पे नहीं रखते थे। युद्ध के दौरान वे सेनाओं को अपने में शामिल करते थे और युद्ध समाप्ति के बाद उन्हें हटा दिया जाता था। लेकिन बिंबिसार ही एक पहला शासक था जो अस्थायी सेना रखा था, इसलिए इसका नाम सैन्य भी कहीं कहीं वर्णित है, सैन्य। और कहा जाता है कि हाथी का प्रयोग युद्ध में इसने ही सबसे पहले किया था। वहीं हम लोगों को पता होगा कि हेनशा नाम के एक चीनी यात्री जब भारत आए थे हर्षवर्धन के काल में, तो उन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत लिखी थी, और अपने यात्रा वृत्तांत में बिंबिसार पुल और बिंबिसार मार्ग की भी चर्चा की थी। ये बताता है कि उस समय बिंबिसार का प्रभुत्व कितना ज़्यादा था। हालांकि हर्षवर्धन का काल बिंबिसार के काफ़ी बाद आता है और हेनसांग काफ़ी बाद आते हैं, लेकिन ऐतिहासिक परिदृश्य से ये काफ़ी महत्वपूर्ण थे। और ऐसे जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व होते हैं उनके नाम पे प्रायः पुल, मार्ग, शहरों के नाम रखे जाते हैं। तो हेनसांग के यात्रा वृत्तांत में हमें बिंबिसार पुल और बिंबिसार मार्ग की चर्चा मिलती है। वहीं यहाँ पे टैक्स की बात करें, कर की बात करें, तो यहाँ पे भूमि पे 1/6 भाग भूमि कर के रूप में संग्रहित किया जाता था। और गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इन्हीं के शासन काल में हुई, क्योंकि बिंबिसार मगध के शासक थे, मगध का नेतृत्व करते थे, और गौतम बुद्ध को भी बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई है, तो इसलिए ये घटना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वे सारनाथ बनारस के पास चले गए और उन्होंने वहाँ पे अपना प्रथम उपदेश दिया, बौद्ध संघ की स्थापना की, और उन्होंने 4 आचार्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की भी प्रतिपादन किए। और ये बौद्ध का जो प्रचार प्रसार था और इसके जो सिद्धांत थे वे आम जनजीवन को काफ़ी आकृष्ट किया और बहुत बड़े स्तर पे यहाँ पे बौद्ध धर्मावलंबी बन गए। तो बिंबिसार ने भी बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया और बिंबिसार ने ही अपने राजवैद्य जीवक को भगवान बुद्ध के सेवा के लिए भेजा था, और गौतम बुद्ध के मृत्यु तक वो जीवक उसके साथ रहा था और उसने काश्यप संहिता की रचना की थी। जीवक ने कौन सी बुक की रचना की थी? तो काश्यप संहिता की रचना की थी। अब इसके पुत्र आते हैं अजातशत्रु। अजातशत्रु जिसका नाम कुनिक था, उपनाम कुनिक था, ये महाकौशल की पुत्र थे। और अनुश्रुतियों में कहा जाता है कि अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी थी, लेकिन जैन अनुश्रुतियाँ ऐसा नहीं मानती हैं। अजातशत्रु जब अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर देते हैं तो उसके बाद कुछ समय बाद महाकौशला की भी मृत्यु हो जाती है। और महाकौशला की मृत्यु के बाद काशी विवाद होता है, क्योंकि प्रसेनजीत की बहन थी महाकौशला और इसने काशी को बिंबिसार को सौंपा था। लेकिन जब बिंबिसार की मृत्यु हो जाती है और महाकौशला की भी मृत्यु हो जाती है तो वो प्रसेनजीत पुनः काशी को प्राप्त करना चाहते हैं और इसलिए अजातशत्रु और प्रसेनजीत के बीच युद्ध होता है और प्रसेनजीत जो है वो विजयी होता है और विजयी के बाद वो अपनी पुत्री वजीरा का विवाह अजातशत्रु से कर देता है और इस प्रकार काशी उसे पुनः मिल जाता है। इससे पहले भी कुछ घटनाएं इंपॉर्टेंट है, जैसे
अजातशत्रु पहले वो चंपा जो भागलपुर के आसपास का क्षेत्र कहलाता था, वहाँ का प्रांतपाल था। प्रांतपाल कहने का मतलब होता है, अगर हम इजली समझना चाहें तो ये इसे हम कह सकते हैं एक एम्बेसडर थे। चंपा के जो राज्य था वहाँ पे ये प्रांतपाल थे। लेकिन ये काफ़ी महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। इसने विस्तार नीति अपनाई और इसका चर्चा हमें कहाँ मिलता है? निर्यावली सूत्र में मिलता है। कौन सा सूत्र में? निर्यावली सूत्र में ऐसा चर्चा आता है कि ये अजातशत्रु काफ़ी महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे और उन्होंने विस्तारवादी नीतियाँ अपनाई। इसके अलावा देखते हैं मगध और वैशाली का 16 वर्ष का युद्ध भी चला है। मगध और वैशाली के बीच 16 वर्ष का युद्ध चला है, क्योंकि अजातशत्रु अपना राज्य, अपना साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। वहीं एक अन्य तथ्य अजातशत्रु के बारे में इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अजातशत्रु ने महाशिला कंटक और रथ मूसल का प्रयोग करते हैं। ये एक प्रकार की युद्ध औजार थे, युद्ध प्रणाली थी। जैसे महाशिला कंटक में एक प्रकार का ऐसा बना होता था जिसमें एक बड़ा सा शिला रखा जाता था इसके टॉप पे, और ये बड़ी बड़ी रस्सियों से बंधा होता था। काफ़ी ये बड़ा था और इसे फिर युद्ध के दौरान इस पत्थर को फेंका जाता था, जिसपे भारी संख्या में लोग इसमें मारे जाते थे। वहीं रथ मूसल जो होता था, वो रथ में, जैसे ये रथ है, इसके आगे हॉर्स, यहाँ पे घोड़े लगे हैं, इसके आगे ये चक्र की भांति ऐसे बना दिया जाता था। वो काफ़ी तेज धार वाले अस्त्र लगे होते थे। इस प्रकार जैसे घोड़ा आगे बढ़ता था तो वैसे ये घूमते रहता था। इस प्रकार जो आगे आने वाले व्यक्ति थे, जो युद्ध में शामिल जो सैनिक होते थे, उसकी काफ़ी संख्या में मृत्यु हो जाती थी। तो महाशिला कंटक और रथ मूसल, जिसे आप बाहुबली मूवी में भी देख सकते हैं, इस तरह के औजार, इस तरह के अस्त्र का प्रयोग हुआ है। तो इसका प्रयोग करने वाले कौन थे? ये थे अजातशत्रु। और सुमंगल वशालीन एक इतिहासकार है, उन्होंने कहा है कि ये युद्ध, जो 16 वर्ष का युद्ध मगध और वैशाली के बीच हुआ है, वो गंगा नदी के क्षेत्र पे अपना आधिपत्य जमाने के लिए ही होता था, क्योंकि गंगा नदी का क्षेत्र काफ़ी उपजाऊ था और ये राजस्व संग्रहण, और कहा जाता था कि वहाँ पे काफ़ी हीरे रत्न और बहुमूल्य धातुओं का भी वो क्षेत्र था, इसलिए यहाँ पे युद्ध होता था। कुछ अन्य बातें देखते हैं। जैन ग्रंथों के अनुसार ये कहा जाता है कि शेगन एक हाथी था, बिंबिसार का एक हाथी था, और 18 लड़ियों का हार था। उसे वो कहा जाता है कि वो उसके पुत्र जो चेटक थे, चेटक की पुत्री थी चेलन्ना, और चेलन्ना के पुत्र थे हल और बेहल, उनकी दूसरी पत्नी थी बिंबिसार के। तो ये कौन हो जाते हैं? अजातशत्रु के सौतेले भाई हैं हल और बेहल। इनके पास कहा जाता है कि 18 लड़ियों वाला हार था और शेयगन था। इसे प्राप्त करने के लिए अजातशत्रु लड़ाई करते हैं, युद्ध करते हैं, लेकिन हल और बेहल युद्ध के लिए सक्षम नहीं थे, इसलिए वे अपने नाना चेटक के पास वैशाली चले जाते हैं और वहाँ पे ये अजातशत्रु आक्रमण कर देता है, और आक्रमण में चेटक की हार हो जाती है, और जो हल और बेहल थे, उनके सौतेले भाई, वे प्रव्रज्या, एक तरह का प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपना गृह त्याग कर देता है और जैन धर्म को स्वीकार लेता है। तो हल और बेहल ने भी यही प्रक्रिया अपनाई, प्रव्रज्या को अपना लिया और जैन धर्म को स्वीकार करके वे फिर चले गए। और इस तरह इतनी बड़ी कूटनीति, ये अजातशत्रु की कूटनीतिक जीत ही थी, और इसमें उन्हें साथ देता है कौन? वशक्का और सुनिध नाम के व्यक्ति ने। ये भी इम्पॉर्टेंट है, किसने साथ दिया उसे, अजातशत्रु को? तो वशक्का और सुनिध ने साथ दिया। वहीं इनके अजातशत्रु के जीवन में कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं घटती हैं, जैसे आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक हैं मखली गोशाल की मृत्यु भी इसके शासनकाल में होती है। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? मखली गोशाल है, और इनकी मृत्यु कब होती है? तो वह होती है अजातशत्रु के काल में। पुनः देखते हैं अब इनके चेटक के पुत्री के पुत्र थे हल और बेहल, वे तो जैन धर्म स्वीकार कर लेते हैं,
लेकिन बिंबिसार के कहते हैं ये ससुर चेटक ने पुनः संयुक्त युद्ध अभ्यास करके उन्होंने सोचा कि अजातशत्रु को हराएं, और इसमें उन्होंने चेटक ने लिच्छवियों और मल्ल और काशी को अपने में मिला के और संयुक्त युद्ध प्रारंभ किया, परंतु वो पराजित होता है अजातशत्रु से, और इस प्रकार अजातशत्रु को एक बड़ा भाग मिल जाता है और मगध का इस प्रकार और विस्तार होता है अजातशत्रु के काल में। मध्यम निकाय के अनुसार अवंती का राजा चंड प्रद्योत था। उससे ये अजातशत्रु डरते थे, उसे भयभीत रहते थे, इसलिए कहा जाता है कि अवंती के राजा चंड प्रद्योत से भय के कारण उसने अपने राजगिरी को दुर्गीकरण कराया, मतलब अपना जो महल था उसके चारों ओर उसने अपना किलाबंदी करवाया। लेकिन युद्ध के पहले चंड प्रद्योत की मृत्यु हो जाती है, और इनका चूँकि ये क्षेत्र जो है अवंती इसका मगध के साउथ में पड़ता है, दक्षिण क्षेत्र में पड़ता है, तो अब चंड प्रद्योत की मृत्यु हो जाती है, तो इनका सारा ध्यान, अब अजातशत्रु का ध्यान दक्षिण में ना जाके ये ऊपर तक चला जाता है, नॉर्थ की ओर जाता है। तो ये कहा जाता है कि उसके बाद चंड प्रद्योत की मृत्यु के बाद अजातशत्रु ने अपना सीमा विस्तार हिमालय तक किया। अजातशत्रु से महत्वपूर्ण बातें कुछ संबंधित हैं, जैसे अजातशत्रु प्रारंभ में जैन थे, जैसा कि इनके पिता भी बिंबिसार भी पहले जैन थे और बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार लिया था। इसके अलावा भरहुत स्तूप जो मध्य प्रदेश में है, उसमें अजातशत्रु ने अपने नाम से बुद्ध वंदना करते हुए अपने अभिलेख को उसमें अंकित करवाया है। और अजातशत्रु के 8वें वर्ष, जैसे ही इनके शासन का 8वां वर्ष हुआ, उसी समय 483 ईसा पूर्व बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो जाता है, यानी बुद्ध की मृत्यु हो जाती है, और बुद्ध के अवशेष पर ही अजातशत्रु ने राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया है। और अजातशत्रु के ही शासनकाल में पहला बौद्ध संगीति हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और बार बार हर एक एग्ज़ाम में लगभग पूछा जाता है कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, तो ये कहाँ हुई थी, किसके शासनकाल में हुई थी, और उसमें कौन से महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, उसके अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पे हम इसे याद करने की कोशिश करते हैं। प्रथम बौद्ध संगति हुई थी किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। और अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। और इसी बौद्ध संगति में बौद्ध शिक्षा 2 भागों में बट गई, सुत्त पिटक और विनय पिटक। और कहा जाता है कि उदयन अजातशत्रु का पुत्र थे, वो बौद्ध के अनुसार उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी, लेकिन जैन इसे पितृभक्त कहता है, इसे हत्यारा नहीं कहता है। अब हम लोग देखते हैं उदयन का। बिंबिसार के बाद अजातशत्रु और अजातशत्रु के बाद उदयन, हम लोग पढ़ते हैं उदयन। उदयन में कुनिक का पुत्र कहा गया है, क्योंकि कुनिक किसका उपनाम था? कुनिक किसका नाम था? अजातशत्रु का। तो जैन का एक ग्रंथ है परिशिष्ट पर्वन, इसमें कहा गया है ये उदयन कुनिक का पुत्र था। और इसके उदयन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इसने पाटलिपुत्र नगर का निर्माण कराया और इसे बसाया है। हालांकि अजातशत्रु ने भी यहाँ पे पाटलिपुत्रा में एक किला बनवाया था, और वो किला इसलिए बनवाया था कि वहाँ से वह मल्ल, काशी, कौशल, अवंती वाले राजाओं से अपने को रक्षा कर सके। और चुंगी के लिए लिच्छवी और अजातशत्रुओं के बीच टकराव भी होते थे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं उदयन। तो उदयन जो थे, तो इसने अपनी राजधानी राजगिरी से कहाँ स्थापित कर ली? पटना ले आया। तो ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में बहुत बार पूछा गया है कि किसने पाटलिपुत्र नगर का निर्माण कराया, किसने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया? तो उदयन ने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया, और पाटलिपुत्र नगर का भी निर्माण उदयन ने करवाया।
इसके काल में एक अवंती का संघर्ष बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अवंती जो एमपी वाले क्षेत्र में पड़ता है, मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ के एक राजा थे, अवंती के एक राजा थे, उसकी हत्या उदयन ने कर दिया और इससे क्षुब्ध होकर उसका पुत्र, उस राजा जिसकी हत्या उदयन ने की थी, उसका पुत्र एक साधु के रूप में पाटलिपुत्र आता है और उसने उदयन की हत्या कर दी। तो ये बहुत ही प्रभावशाली, यहाँ तक के जो सम्राट थे, राजा थे, वे काफ़ी प्रभावशाली होते हैं। और इस राजवंश का जो हम लोग पढ़ रहे हैं हर्यक वंश, इसका सबसे अंतिम शासक आता है नागदशक। 412 ईसा पूर्व में इसका चर्चा आता है और ये नागदशक हर्यक वंश के अंतिम शासक होते हैं। और इसी के काल में जनता ने विद्रोह किया था और जनता के विद्रोह में लोगों ने काशी के राजा शिशुनाग को अपना नेता माना, अपना राजा माना और इस प्रकार नागदशक का यहाँ पे समाप्त हो जाता है। और ये दो महत्वपूर्ण वंश हम लोग का भी समाप्त हो जाता है, बृहद्रथ और हर्यक वंश। आगे हम लोग शिशुनाग वंश और नंद वंश, मौर्य वंश, 3 वंश आगे हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इस पर आधारित कुछ प्रश्न देखते हैं। जैसे मगध राजवंश का प्रतापी राजा बृहद्रथ का उल्लेख है, किसमें हमें बृहद्रथ का उल्लेख मिलता है? तो ये महाभारत में भी मिलता है, पुराण में भी मिलता है, बौद्ध ग्रंथ में मिलता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मगध सम्राट जरासंध का उल्लेख हुआ है, जरासंध का उल्लेख कहाँ हुआ है? तो ये भगवत पुराण में भी हुआ है, महाभारत में भी हुआ है और बौद्ध ग्रंथ में भी हुआ, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मगध सम्राट बिंबिसार कितने हजार गांव या जनपद का अधिपति था? तो ये हमने बताया था कि ये कितने गांव का अधिपति था? 80,000 गांव का अधिपति था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मगध सम्राट बिंबिसार कुल उपज का कितना भाग भूमि कर के रूप में लेता था? तो भूमि कर के रूप में वो 1/6 भाग लेता था, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। मगध सम्राट बिंबिसार को सैनिया क्यों कहा जाता था? सैनिय क्यों कहा जाता था? तो सैनिय क्यों कहा जाता था? क्योंकि बिंबिसार ही भारत का प्रथम शासक था जिसने स्थायी सेना रखी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसने स्थायी सेना रखी थी, इसलिए इसको सैनिय कहा गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। गौतम बुद्ध मगध की किस राजा के शासनकाल में बुद्धत्व की प्राप्ति किए थे? तो ये किसके काल में किए थे? ये बिंबिसार के काल में किए थे और इसके बाद बिंबिसार ने बौद्ध धर्म को भी स्वीकार कर लिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं। मगध सम्राट अजातशत्रु का राज्य विस्तार नीति का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में मिला है? अजातशत्रु बहुत ही महत्वाकांक्षी राजा था और इसने अपनी राज्य विस्तार की नीति अपनाई, ऐसा उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? निर्यावली सूत्र में मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं। मगध सम्राट अजातशत्रु के शासनकाल में मगध और वैशाली के बीच कितने वर्ष तक युद्ध चला था? तो मगध और वैशाली के बीच 16 वर्ष का युद्ध काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी ये क्वेश्चन पूछा जाने वाला भी है, क्योंकि ये ऐसे इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मगध सम्राट अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन राजगीर में कब हुआ? तो ये कब हुआ? इसका आंसर हो जाएगा सी, 483 ईसा पूर्व। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। किस मगध सम्राट ने पाटलिपुत्र नगर बसाया था? तो पाटलिपुत्र नगर किसने बसाया था? तो ये उदयन ने बसाया था, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? हर्यक वंश का अंतिम मगध सम्राट कौन था? तो ये कौन था? नागदशक, इसलिए हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ये था दो महत्वपूर्ण वंश, बृहद्रथ वंश और हर्यक वंश। इसका नेक्स्ट सीरीज मैं जल्द ही लाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।